नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। हम लोगों के चर्चा का विषय स्वाभाविक रूप से आज नोटबंदी है। 8 नवंबर 2016 को एक नोटबंदी की गई थी। देश में अफरा तफरी मच गई जिसके विषय में आज भी अपोजिशन पार्टियां लगातार चिल्ला रही हैं। वो कम्युनिस्ट इकोनॉमिस्ट जो ये कहते आए हैं कि मोदी सरकार ने इकोनॉमी को सुधारा नहीं है, बिगाड़ा है, उनके पास एक एक परमानेंट साधन है जिसको वो नोटबंदी कहते हैं। कहते हैं नोटबंदी की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। हालांकि भारत की अर्थव्यवस्था 3 गुनी हो गई, 3 ट्रिलियन पर आ गई। दूसरी बात यह है कि 10वें पायदान से हम चौथे 5वें पायदान पर पहुंच गए। लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि भारत की इकोनॉमी पर डाउनफॉल आया। हम देख रहे हैं जीएसटी लगातार बढ़ रहा है, 2 लाख करोड़ के लगभग का टैप पहुंच गया जीएसटी का। हम ये भी देख रहे हैं कि पूरा विश्व ये कह रहा है कि जो जो प्रभाव आगे आने वाला है, या मैं कहूँ कि जो मंदी आने वाली है, उस मंदी का भारत पर ज़ीरो प्रभाव पड़ेगा। पूरे विश्व पर उसका प्रभाव पड़ने वाला है, भारत पर उसका ज़ीरो प्रभाव पड़ेगा जो मंदी आने वाली है। ये वर्ल्ड के बड़े इकोनॉमिस्ट इस समय कह रहे हैं। उसमें सबसे ज़्यादा रिस्क यूके को है, फिर जर्मनी को है, फ्रांस को भी है, अमेरिका को भी बहुत बड़ा रिस्क है, थोड़ा कम रशिया को है, जापान को बहुत बड़ा रिस्क है, चाइना को बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन उस डाउनफॉल का रिस्क सबसे कम भारत को होगा और उनका मानना है ज़ीरो होगा, यानी कि भारत पर उसका बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर भी इकोनॉमिस्ट लगातार कहते आए हैं कि नहीं साहब, ये तो बहुत बड़ी समस्या है। अब हो सकता है कि इस समय, आखिर ये समय क्यों चूज़ किया, और बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, 60,000 करोड़ रुपए की बात है। 60,000 करोड़ रुपया बैंक में जमा हो जाएगा, कौन सा बड़ा आफत आ जाएगा इतनी बड़ी इकोनॉमी में। लेकिन फिर भी आज भी लोग चिल्ला रहे हैं। प्रश्न ये करने शुरू कर दिए कि आपने उस समय 2000 का नोट छापा क्यों था। लगातार ये कह रहे हैं कि उस समय 2000 के नोट छापने से करप्शन बढ़ा था और आपने करप्शन बढ़वा दिया था। 1000 का नोट आपने बंद किया और 2000 का नोट छाप दिया था। उस समय भी लोगों ने चिल्लाया था कि साहब, आप करप्शन ख़त्म करने के नाम से आप कह रहे हैं 500,000 रुपये का डीमोनेटाइज हो गया, लेकिन उसी की जगह पर आपने 2000 का नोट छाप दिया। 500 का तो छापा ही छापा, 2000 का नोट भी आपने छाप दिया, और आप कहते हैं कि हम करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। मैं 2-3 बातों पर ध्यान देना चाहूँगा। पहली बात ये कि उस समय जब नोटबंदी का अनुभव आया था सामने, 500 का और 1000 का नोट बंद किया था माननीय प्रधानमंत्री जी ने, उस समय भारत की इकोनॉमी को ये अंदाज़ा नहीं था, सिस्टम का हमें अंदाज़ा नहीं था कि सिस्टम में कैश लेस हो जाएगा, यानी कि कैश की वजह से भारत में बहुत बड़ी असुविधा लोगों को हो जाएगी और बहुत समस्या हो जाएगी। इसलिए आरबीआई का कहना ये है कि उन्होंने 2017 में जब 2000 का नोट छापना शुरू किया था, 2016 में ही शायद कर दिया था, नोट छापना शुरू किया था, तो सिर्फ जो कैश का इनफ्लो है वो बढ़ाने के लिए, यानी कि मार्केट में 2000 का नोट, मार्केट में नोट लोगों के पास रहें, इसलिए 2000 का नोट उस समय निकाला गया था। कोई प्लान 2000 के नोट का नहीं था, लेकिन फिर भी नोट छापा ही इसलिए गया था क्योंकि लोगों को पैसा हाथ में आ जाए। मैं उसका इलस्ट्रेशन बताता हूँ। 1000 के जो नोट डिमोनेटाइज हुए थे, उसमें एक अनुमान है कि 9 लाख से 10 लाख करोड़ रुपया छपा हुआ था, जो फ्लो में था, उसको डिमोनेटाइज किया गया था, और लगभग 6 लाख करोड़ रुपया दोबारा छापा गया था 2000 का नोट, यानी कि उसमें भी 40% नोट नहीं आया था। मैं 500 के नोट की बात कर नहीं रहा हूँ, वो फ्लो में था, लेकिन 1000 रुपये का जो नोट था वो लगभग 9 से 10 लाख करोड़ रुपया, अनुमान मैं बता रहा हूँ, निश्चित नहीं बता रहा हूँ, 9 लाख करोड़ रुपया मार्केट में था, जो वापस आ गया था, और लगभग 6 लाख करोड़ रुपया दोबारा छाप कर दे दिया गया था। 3 लाख करोड़ रुपया फिर भी बैंक ने उसको, मतलब आरबीआई ने उसको छापा नहीं था, यानी कि 3 लाख करोड़ रुपया डिजिटल में आने वाला था। अब आप सोचिए, 9 लाख करोड़ में अगर 3 लाख करोड़ रुपया डिजिटल में आने वाला था, तो वो भी कोई मूव कमज़ोर नहीं था। लेकिन लोगों को उस समय डिजिटल ट्रांजैक्शन से बहुत ज़्यादा लोग वाकिफ़ नहीं थे, डिजिटल ट्रांजैक्शन से बहुत उनका परिचय नहीं था, और
डिजिटलाइज करने में हमको समय लगा था। फ़ोन की भी सिचुएशन, हालांकि एंड्रॉयड फ़ोन उस समय थे, लेकिन सिक्योरिटी के पर्पज़ से लोगों को डर भी था। जिनको डिजिटल ट्रांजैक्शन आता था वो भी डरते थे। इसलिए आरबीआई का कहना यह है कि उस समय पैसे का फ्लो बढ़ाने के लिए, इकोनॉमी पर विपरीत प्रभाव ना पड़े, इसके लिए 2000 का नोट छापकर मार्केट में निकाला गया था। उनका मानना है कि टोटल 2019 तक, क्योंकि 19 के बाद तो छापना बंद कर दिया था, 2019 तक जो 2000 का नोट था वो लगभग 6 लाख करोड़ रुपया छापा गया। और 2019 के बाद जब ये कोरोना और ये सब शुरू हुआ, तो 2019 के बाद 2000 का नोट बैंक में जो गया वो वापस नहीं निकला। यानी कि बैंक में वो नोट जमा होता चला गया, बैंक ने उसको सर्कुलेशन में नहीं लाया। आज की तारीख में लगभग 60,000 करोड़ रुपया, यानी कि लगभग 10 से 11% रुपया ऐसा था, 2000 का नोट था जो सर्कुलेशन में है। और ख़ासतौर से 2000 का नोट अब दिखना बंद हो गया, बहुत कम दिखता है। इसका मतलब ये हो गया कि वो 2000 रुपये का नोट कहीं ना कहीं या तो करप्शन में इस्तेमाल हो रहा था या फिर वो कहीं जमा हो गया था। एक बात और लोगों ने कहनी शुरू की है, पता नहीं, मेरे पास कोई तथ्य नहीं है उसका, इसलिए मैं उसके लिए कह भी नहीं सकता, कि 2000 का डुप्लीकेट नोट भी छप गया था या छापने का लोगों ने प्रयास किया, बहुत जगह पकड़े गए, ऐसा कहना है लोगों का। लेकिन मैं उसको नहीं मानता, मान भी सकता हूँ, नहीं भी मान सकता हूँ, ये फैक्ट चेक तो सरकार बताएगी। हाँ, ये ज़रूर है कि 2000 का नोट जो मार्केट में था वो दिख नहीं रहा था पिछले 2 साल से, लेकिन वो कहीं तो था, कहीं जमा था, अंदर जमा था, कहीं गड्डियों में चल रहा था, कुछ तो हो रहा था। ये 60,000 करोड़ रुपया सरकार के, चूंकि पहले से सरकार ने तय किया था कि हम ये जो 2000 का नोट छाप रहे हैं, ये 2000 का नोट सर्कुलेशन के लिए नहीं है, स्थायी नहीं है, ये नोट सिर्फ एक खाई जो पैदा हो गई उसको भरने के लिए है, इसको वापस लेना है, इसको ख़त्म करना है। सरकार ने फैसला कर लिया और उसको बंद कर दिया। बंद अभी बिल्कुल नहीं कर दिया, कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नोट लीगल टेंडर है, जैसे उस समय 1000 और 500 का नोट लीगल टेंडर खत्म हो गया था 8 तारीख को, 8 नवंबर को। ये जो इन्होंने किया है पिछले अनुभवों को ध्यान में रखते हुए, वो लीगल टेंडर है 30 सितंबर तक, यानी कि लगभग 150 दिन का टाइम दिया है। उस समय बदलने का तो टाइम दिया था, लेकिन उसको लीगल टेंडर नहीं था, उसे ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे। तो सबसे बड़ी समस्या जो लोगों के पास थी वो था कि वो ट्रांजैक्शन ही नहीं कर सकते थे। और ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते थे का मतलब ये था कि वो उनके पास रद्दी है, अगर बैंक में बदल सकते हो तो बदल लो, नहीं रद्दी है कोई और दूसरा नहीं लेगा। 2000 का नोट जो अभी डिमोनेटाइज करने की बात कही गई, वो लीगल टेंडर 30 सितंबर तक बना रहेगा। 150 दिनों तक वो नोट चलेगा भी और वो नोट बदलेगा भी। जैसे 90% करेंसी जमा होकर बैंक ले गया आरबीआई के पास, वैसे ये भी आप जमा कर दीजिए तो वो आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। लेकिन जो लोग अकाउंट में जमा करना नहीं चाहते हैं, उनके लिए 20,000 रुपये की एक लिमिट है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास 20,000 रुपया है और केवाईसी है, तो वो केवाईसी अपने लिए, केवाईसी मतलब उसका परिचय है, वो केवाईसी अपनी जमा कर सकता है। खासतौर से मुझे लगता है कि केवाईसी के रूप में आधार लिया जाता होगा, पैन लिया जाता होगा। तो आधार पैन कोई है तो उसको ले जाकर बैंक में जमा कर दीजिए, बैंक उसको नोट कर लेगा और आपको उसके एक्सचेंज में दूसरे नोट दे देगा। उस समय एक्सचेंज व्यवस्था थी लेकिन लीगल टेंडर नहीं था। आज एक्सचेंज व्यवस्था भी है, लीगल टेंडर भी है, और जितना पैसा आपके पास है, आपके पास अगर 60,000 करोड़ रुपया एक आदमी के पास है तो वो अपने अकाउंट में जमा कर सकता है। हाँ, इनकम टैक्स के रिपरकेशन होने हैं, अगर आप इकट्ठा पैसा जमा करते हैं वो देखना पड़ेगा। और क्यों देखना पड़ेगा, आपने अपने अकाउंट्स में दिखाया भी होगा कि आपके पास कितना कैश है। जिसके पास जितना कैश है वो दिखाएगा। और अगर 1,50,000 रुपये जमा कर देते हैं तो उससे आपके ऊपर टैक्सेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जिनके पास हजारों करोड़ रुपया होगा, सैकड़ों करोड़ रुपया होगा, उन्होंने तो दिखाया भी होगा कि मेरे पास अकाउंट में कितना कैश रहता है, कितना कैश में है और कितना डिपॉजिट है, तो उनको भी कोई समस्या नहीं होने वाली। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये समय क्यों तय किया। ये बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब ये कहा जा रहा है कि पूरे विश्व में मंदी आने की संभावना है और अमेरिका मंदी का सबसे बड़ा कारण बनेगा। अमेरिका के फाइनेंस मिनिस्टर लगातार चिल्ला रहे हैं और वो कह रहे हैं कि अगर उनकी लिमिट, कर्ज लेने की लिमिट ना बढ़ाई गई, सीलिंग होती है कि भाई कितना कर्जा मैक्सिमम ले सकते हो, तो जो वो कर्ज ले चुके हैं मार्केट से उसकी सीलिंग ना बढ़ाई गई तो वो फिर कहीं ना कहीं
मंदी की तरफ चले जाएंगे। और अमेरिका अगर मंदी की तरफ चला तो तो आप समझ लीजिए कि डॉलर का क्या हाल होने वाला, क्योंकि मंदी ऑलरेडी थी, वो अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर उसको बैलेंस कर रहे थे। यही कारण था कि डॉलर का रेट बढ़ रहा था, डॉलर मजबूत हो रहा था, लेकिन बाकी सब करेंसी कमज़ोर हो रही थी। तो हमारे यहाँ भी लोग चिल्ला रहे थे कि भाई डॉलर बढ़ रहा है और डॉलर नोट जो है कमज़ोर हो रहा है। नोट कमज़ोर नहीं हो रहा था, डॉलर मजबूत हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने यहाँ इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हुए थे और इंटरनेशनल करेंसी के रूप में आज भी डॉलर रिकॉग्नाइज्ड है। इसलिए डॉलर, और उसका कारण भी एक था कि रशिया का जो यूक्रेन के साथ चल रहा है उसकी वजह से जो फ्री फ्लो पूरे विश्व का है वो फ्लो बिगड़ गया है। दूसरा ये भी है कि रशिया ने लोकल करेंसियों के साथ ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया है, भारत के साथ भारतीय करेंसी के साथ ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया, और विश्व के 18 से 20 देश ऐसे हैं जिनकी बड़ी इकोनॉमी है, वो भारत से भारतीय रुपये में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। इससे हमारी स्थिति भी मजबूत हुई। लेकिन डॉलर इसलिए मजबूत हुआ क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, और उनके पास ये हथियार है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं, अक्सर बढ़ाते हैं। जब भी उनकी इकोनॉमी कमज़ोर होती दिखाई पड़ती है तो वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं। अदरवाइज उनके यहाँ जीरो इंटरेस्ट रेट पर भी पैसा जमा होता है, कोई इंटरेस्ट नहीं देते। आप पैसा बैंक में जमा करिए, उसका भी आपको कभी कभी पैसा देना पड़ता है, उसकी रखवाली का, उसके मेंटेनेंस का। लेकिन अभी सिचुएशन ये है कि आपको वहाँ अच्छा इंटरेस्ट मिल रहा है, जिसकी वजह से पूरे विश्व को इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े अमेरिका की वजह से, और इसलिए पूरे विश्व में इंटरेस्ट रेट बढ़ गए, भारत में भी इंटरेस्ट रेट बढ़े। लेकिन भारत की इकोनॉमी सॉलिड इकोनॉमी है, इस वजह से भारत की इकोनॉमी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव मंदी का नहीं पड़ने वाला, ऐसा जीरो उससे कहते। तो भारत अगर मंदी आने वाली है विश्व की, तो भारत पर प्रभाव कह रहे हैं पूरे जो शास्त्री हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें तैयारी तो करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि सरकार ने और आरबीआई ने उसकी तैयारी के उद्देश्य से भी ये 60,000 करोड़ रुपया बैंक में आ जाए और बैंकिंग लीगल सिस्टम में वो आ जाए, जिससे कि भारत की जो इकोनॉमी है उसको बल मिले, बैंकिंग सिस्टम को बल मिले। कैसे होती है मंदी, आती कैसे? अमेरिका की कई बैंकें पिछली बार भी जब मंदी आई थी तो फिर उसकी वजह से उनकी बैंकें जो हैं वो करप्ट होना शुरू हो जाती हैं। अमेरिका की बैंकें करप्ट होना शुरू हो गई हैं, और चूंकि बैंक करप्ट होना शुरू हो गई हैं उसका प्रभाव है। तो हमारी बैंकों पर इसका प्रभाव न पड़े, इसके लिए मुझे लगता है कि 60,000 करोड़ रुपए की, या उससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैं एक टेंटेटिव अनुमान बता रहा हूं जो तमाम तरह की वेबसाइटें बता रही हैं। मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, एक बात याद रखिएगा, मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं, इसलिए अर्थशास्त्र की बहुत गहराइयां नहीं जानता। लेकिन हाँ, मैं रिसर्चर हूं, रिसर्चर होने के नाते मैं उन चीज़ों को एनालाइज कर सकता हूं थोड़ा बहुत कि भाई इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि 60,000 करोड़ रुपया जो जमा करवाने की बात चल रही है, जो 11% केवल रह गया है जो 2000 के डिनोमिनेशन वाले नोट का, वो पैसा बैंकिंग सिस्टम में आ जाएगा। और मुझे लगता है कि ये जो 60,000 करोड़ रुपया जमा करने की बात हो रही है, इसमें से बहुत ज़्यादा एक्सचेंज होगा तो 10,000 करोड़ रुपया होगा। 50,000 करोड़ रुपया पूरे देश में किसी भी बैंक में बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट होगा। अब ये जो डिपॉजिट होगा, इस डिपॉजिट से बैंकों को बल मिलेगा, और अगर कहीं मंदी आ रही है या प्रभाव पड़ सकता है, मंदी तो आ ही रही है, ऐसा तो कह रहे हैं, जॉब्स पर प्रभाव पड़ेगा, एमएसएमई सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा, भारत की मैन्युफैक्चरिंग पर प्रभाव पड़ेगा, भारत के एक्सपोर्ट पर प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल ये वैसे ही जैसे कि आप ये समझ लीजिए कोरोना के टाइम पर प्रभाव पड़ा था, इसका प्रभाव कोरोना से भी खतरनाक प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ने वाला है, क्योंकि कोरोना में एक्सपेंसेस कम थे, अभी एक्सपेंसेस वैसे ही हैं, लेकिन जैसे जैसे आप मंदी आएगी तो जॉब्स कम होने शुरू हो जाते हैं, प्रोडक्शन कम हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों का एक्सपोर्ट कम हो जाता है, ये सब कुछ होगा। तो फिर बैंकें जब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर फर्क पड़ेगा, जब इंडस्ट्री पर फर्क पड़ेगा, तो जाहिर है कि बैंकों पर फर्क पड़ेगा। इसलिए बैंक के पास बैलेंस होना आवश्यक है। तो मुझे लगता है कि बंद तो करना ही था, बंद हो भी रहा था, धीरे धीरे वो बैंक में डिपॉजिट हो रहा था, दोबारा चलन में आ नहीं रहा था, इसीलिए 89% जमा भी हो गया था, 11% बचा है वो भी जमा हो जाता साल 2 साल में। लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि मंदी का प्रभाव भारत पर दिखाई दे रहा होगा, या मंदी आने की संभावना से पहले भारतीय बैंकों को मजबूत भी करना होगा, इसलिए उचित समय पर यह निर्णय लिया गया। पैसा आपका है, आपके अकाउंट में होगा, इससे फ्लो बढ़ेगा, लीगल टेंडर बना रहेगा 30 सितंबर तक, किसी के ऊपर कोई बहुत विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला, 150 दिन है।
150 दिन का मतलब ये होता है कि अगर रोज, जैसे मैं कह रहा हूँ 60,000 करोड़ रुपए से ऊपर है, अगर मैं कहूँ रोज भी 300-200 करोड़ रुपया पूरे देश में जमा होगा तो भी जमा हो जाएगा, इसलिए इस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए मुझे लगता है कि मोदी सरकार का ये सही समय पर लाभ उठाने वाला, देश को लाभ देने वाला एक निर्णय है। बैंकें स्ट्रांग होंगी जिससे कि लोगों को कर्ज लेना आसान हो जाएगा, कर्ज के लिए पैसा होगा, लोग अगर कभी मंदी आती है तो कर्ज लेकर इंडस्ट्री को किसी न किसी तरह से बैलेंस किया जा सकता है, जिससे कि जो संभावना जताई जा रही कि 0% मंदी होगी, वो 0% मंदी नहीं बल्कि मैं कहूँ कि भारत को ही ग्रोथ का लाभ मिलेगा और पूरे विश्व में मंदी। और ये जो डिमोनेटाइजेशन का या जो 2000 के नोट का डिपॉजिटेशन होगा, ये भारत को बहुत बल देगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।